23 साल हो गए, लेकिन अब भी नेपाल के शाही महल में कत्लेआम की कहानी किसी क्राइम थ्रिलर जैसी लगती है। एशिया के सबसे पुराने रजवाड़े में से एक, इस शाही परिवार के खात्मे की कहानी में एक राजकुमार के विलेन बन जाने का कथानक भी है। वहीं इस स्टोरी में एक मिथकीय श्राप के सच्चाई में तब्दील होने की रोमांचक गाथा गाथा भी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम समाधिया फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। और आज की जो ये कहानी है, ये नेपाल के घराने की है और सच में काफी हैरानी होती है। और ये रहस्य से आज भी जो है, इसका जो रहस्य है वो बरकरार है, यूं ही बना हुआ है। इसकी आखिरकार इसमें कई वजह हैं जिस वजह से इस रहस्य का कभी खुलासा नहीं हो पाया। खैर, जो कॉन्स्पिरेंसी है वो कुछ इस प्रकार है। बात बहुत पुरानी है, लगभग 300 साल पुरानी कथा है जब से जहाँ से स्टोरी शुरू होती है। तो 300 साल पहले नेपाल के गोरखा जिले के घने जंगलों में राज परिवार के एक राजकुमार का सामना एक वृद्ध संत से हुआ। अब वो बूढ़े तो थे, लेकिन उनका जो ओज था वो गजब का था। मस्तिष्क पे काफी तेज था, चेहरे पे चमक थी। और उनका जो तेज देख करके ही उनके चेहरे से निकल रहा आभा मंडल बता रहा था कि वो सचमुच में पहुंचे हुए संत हैं। संस्कारों से परिपूर्ण इस युवा राज परिवार की परंपरा के ही अनुसार इस महात्मा का अभिवादन किया राजकुमार ने। अब महात्मा ने भी अनुनय करते हुए इस किशोर से कहा कि उन्हें दही से भरा एक कटोरा चाहिए। अब बीच जंगल में साधु की इस मांग से ये युवा राजकुमार थोड़ा चकित तो हुआ, लेकिन सन्यासी बाबा की इस मांग को पूरा करने के लिए उसने तुरंत तत्परता दिखाई। खैर, ये उसके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं थी। वो भागता हुआ अपने महल पहुंचा और दही का कटोरा लेकर के उसी स्थान पर पहुंच गया। अब महात्मा जी वहां पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लड़के से दही का कटोरा लिया और घटाघट सारा दही पी गए। अब युवक मुग्ध होकर के उन्हें देख रहा था, संत पर उसकी नजरें टिकी हुई थी। अब महात्मा जी ने कुछ ही क्षण बाद में उन्होंने जो किया वो सचमुच हतप्रभ करने वाला था। उन्होंने उसी कटोरे में सारा दही पेट से निकाल दिया। अब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उसी कटोरे में सारा दही उल्टी कर दिया। अब इसके बाद घटनाक्रम तो और भी चौंकाने वाला था। इसके आगे जो भी हुआ, महात्मा ने दोनों हाथों से कटोरे को पकड़ा और राजकुमार की ओर बढ़ाते हुए बोले कि पुत्र, अब ये सारा दही तुम पी जाओ। अब युवा प्रिंस राजकुमार जो था इस संत की धृष्टता पर हैरान रह गया। अनुशासन और संयम जैसे संस्कार तो राजमहल में उसने खूब सीखे थे, लेकिन इस संत का असंतुलित व्यवहार देख करके उसका जो राजसी जो रक्त था वो उबल पड़ा। अब अनादर की भावना से उसने दही का कटोरा लिया। अब उसे अपने छाती के नजदीक किया और कटोरे के पेंदे से अपना हाथ हटा दिया। अब छन्न की आवाज के साथ में कटोरा जो था वो जमीन पर गिरा और युवक के दोनों पैर दही से लथपथ हो गए। अब वहां पे जो लोग बताते हैं, तो उनकी किंवदंतियों के अनुसार वृद्ध सन्यासी कोई और नहीं बल्कि बाबा खुद गोरखनाथ बाबा स्वयं थे। वही गोरखनाथ बाबा जो नेपाल के गोरखा साम्राज्य के संरक्षक माने जाते हैं। और जो युवक दही लेकर के उनके सामने पहुंचा था वो आधुनिक नेपाल के संस्थापक सम्राट पृथ्वी नारायण शाह थे। अब आगे की कहानी कुछ इस तरह से है कि हाथों से जब दही का कटोरा गिराने के बाद पृथ्वी नारायण शाह वहां से जाने लगे, तो गोरखनाथ जी की वो परीक्षा में वो कामयाब नहीं हो सके थे। और उनके इस आचरण से रुष्ट महात्मा जी ने उन्हें अपना परिचय दिया। उन्होंने बताया कि मैं गोरखा साम्राज्य के पूज्य को अपने सामने देख करके अब पृथ्वी नारायण शाह हक्के बक्के रह गए और चकित भी थे। अब वो कुछ बोल पाते कि इससे पहले ही जो है गोरखनाथ जी ने पृथ्वी नारायण शाह के पैरों की तरफ देखते हुए उन्हें श्राप दे दिया। अब उन्होंने बोला कि इस भूभाग पर तुम्हारे वंशज का शासन उतनी ही पीढ़ियों तक चलेगा जितनी उंगलियां तुम्हारे पैरों में है। अब पृथ्वी नारायण शाह ने देखा कि एक दो तीन जब उन्होंने अपनी उंगलियां गिरी, तो हर किसी इंसान के कुछ एक आध को छोड़ करके सभी के पैरों में 10 उंगलियां ही होती हैं।
अब इनके पैरों में भी पूरी 10 उंगलियां थी और वो सारी की सारी दही से डूबी हुई थी। अब महात्मा जी ने कहा कि 11वां जो नरेश होगा वो तुम्हारे साथ शासन का जो है राज परिवार का अंतिम नरेश होगा। अब पृथ्वी नारायण शाह का जन्म 1723 ईस्वी में हुआ था। इस लिहाज से गणित यदि हिसाब लगाया जाए तो ये मिथ की घटना लगभग 300 साल पुरानी है और इन 300 सालों में इस मिथकीय वृत्तांत ने कई पीढ़ियों की यात्रा की। कभी अतिशयोक्तिपूर्ण, कभी देवत्व, कभी नाटकीय वर्णन। ये वहाँ के लोगों में जैसे कभी नाट्य रूपांतरण के रूप में, कभी गायन के रूप में, वहाँ पर आम जनता में, और यदि कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर बाकायदा इसे गा करके दिखा करके इसे दर्शाया जाता है। और ये वहाँ के लोगों के बीच में है जो आज भी वहाँ पे चल चल रहा है। अब जो भविष्यवाणी है वो कुछ इसे सिद्ध पुरुष का श्राप वो कहते हैं, तो कुछ विधि का विधान बताते हैं, तो कुछ इसे एक साम्राज्य के पतन की करुण कहानी बताते हैं। एक संत और एक राजकुमार के बीच आकस्मिक मिलन की इस कहानी को लोग सुनते हैं और सुनाते भी रहते हैं। लेकिन इस मिथकीय मुलाकात का चरम बिंदु तो 1 जून 2001 को आया, जब शुक्रवार की शाम को काठमांडू स्थित नारायण हेती पैलेस एक सनकी प्रिंस के हथियारों से निकले बुलेट से छलनी छलनी हो गया। 2001 की चर्चा करें तो इससे पहले नेपाल के साम्राज्य को भी जानना बहुत जरूरी है। आधुनिक नेपाल की राजधानी काठमांडू से 100 मील दूर गोरखा जिले से पृथ्वी नारायण शाह ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने नुआकोट, कीर्तिपुर, मकवानपुर, चौकोट और काठमांडू घाटी को जीतकर आधुनिक नेपाल की स्थापना की और हिंदू राज्य की नींव डाली। इसी के साथ काठमांडू से जो शाह वंश का शासन शुरू हुआ। पृथ्वी नारायण शाह इस वंश के पहले नरेश थे और वो नेपाल को असली हिंद बताते थे। उनका मानना ये भी था कि जो भारत में जो हिंदू है वो हिंदुत्व का सही से पालन नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं जो हिंदूवादी जो होना चाहिए उस पर वो यहाँ के हिंदू खड़े नहीं उतर पाते हैं अपने जो है सनातन धर्म को लेकर के। तो वो इस वजह से वो खुद को और नेपाल को, हिंदुओं को ही वो सच्चे हिंदू बताते थे। अब इसके बाद में क्या उस भविष्यवाणी के सच होने का समय आ गया था, जो लगभग 300 साल पहले इस राजा के पुरखों को बाबा गोरखनाथ कह करके गए थे। अगर इन मिथकीय जो कहानियां हैं तो उसमें जो आस्था जो लोग नहीं रखते हैं तो खैर वो तो इसे नहीं मान सकते। लेकिन 31 जनवरी 1972 को जब वीर विक्रम शाह नेपाल के नरेश बने तो वो पृथ्वी नारायण शाह से शुरू हुए शाह वंश के 10वीं पीढ़ी के शासक थे। और 1990 के दशक में नेपाल अशांति के दौर से गुजर रहा था। देश में माओवादी आंदोलन जड़ें जमा रहा था और लोगों के बीच राजशाही को उखाड़ फेंकने का खुलेआम ऐलान कर रहा था। नेपाल में कभी राजतंत्र में लोगों की इतनी गहरी आस्था थी कि लोग राजा को भगवान विष्णु का अवतार मानते थे। लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, शासन में प्रतिनिधित्व की कमी से पैदा हुए माओवादी आंदोलन ने नेपाल की बड़ी आबादी राजशाही से बगावत कर बैठी। वीर विक्रम शाह इन चुनौतियों से जूझ ही रहे थे, लेकिन एक चुनौती जो उनके बूते से बाहर जा रही थी वो थी प्रिंस दीपेंद्र की बगावत। प्रिंस दीपेंद्र सिंह देवयानी राणा नाम की युवती से शादी करना चाहते थे। वो उनकी माँ और दादी को पसंद नहीं था। इसके अलावा शादी हो या राजकाज, सार्वजनिक जीवन हो या फिर नशे की लत, प्रिंस दीपेंद्र की पिता से पटने नहीं बैठ रही थी। महारानी ऐश्वर्या और राजा वीरेंद्र राजशाही की छवि को लेकर भी चिंतित थे, क्योंकि जो राजकुमार की एक छवि होनी चाहिए वो उनके अंदर उन्हें नजर नहीं आती थी, क्योंकि उनमें जो लत थी वो शराब, जुए और कई सारे उनके अंदर ऐब जो पड़ चुके थे। अब इसी माहौल के बीच में आई वो काली तारीख जिसने नेपाल की धारा ही बदल करके रख दी। तारीख थी आज से ठीक करीब 23 साल पहले, 1 जून 2021, दिन था शुक्रवार। नारायण हेती पैलेस में शाम को एक पार्टी का आयोजन होना था और जो एक ये हर सप्ताह में होता रहता था, एक साप्ताहिक पार्टी थी जो राज परिवार में हर हफ्ते होती थी, हर सप्ताह में एक दिन, और ये शुक्रवार को होती थी।
तो उस दिन सभी राज परिवार के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे होते थे और वहाँ पे जो जश्न का माहौल होता था और सभी एक ही जगह पर जो है डिनर वगैरह किया करते थे। तो प्रिंस दीपेंद्र शाम 6:45 पर ही मजमे माली जगह पर पहुंच चुके थे। वो पास के ही एक कमरे में बिलियर्ड्स बिलियर्ड्स जो एक खेल होता है वहां पे वो खेल रहे थे। शाम होते ही रॉयल फैमिली भी पहुंचने लगी और कुछ ही देर में महारानी ऐश्वर्या अपनी 3 ननदों के साथ वहां पे पहुंची। और महाराजा जो वीरेंद्र सिंह जो थे वो एक पत्रकार को एक इंटरव्यू दे रहे थे और उन्हें आने में थोड़ी देरी हो रही थी। तो कुछ ही मिनटों में दीपेंद्र के चचेरे भाई राजकुमार पारस भी अपनी मां और पत्नी के साथ में वहां पे पहुंच गए। राजभवन की ये पार्टी अब परवान चढ़ने ही लगी थी कि कुछ ही देर में वीरेंद्र वीर विक्रम शाह भी वहां पे पहुंच गए। लेकिन ये क्या हुआ कि तभी लोगों ने देखा कि दीपेंद्र नशे में थे। जो राजकुमार थे उनकी जुबान उनका साथ नहीं दे रही थी। वो संभल भी नहीं पा रहे थे। वो नीचे गिर गए। तो जब वो नीचे गिरे तो वहां पर मौजूद जो सदस्य थे उन्होंने तुरंत प्रक्रिया दी और दीपेंद्र के छोटे भाई निराजन और चचेरे भाई पारस कुछ लोगों की मदद से दीपेंद्र को उनके कमरे में लेकर के चले गए। अब पार्टी फिर से शुरू हुई। अब पार्टी में लोगों को तो लेकिन हैरानी तब हुई जब उन्होंने दीपेंद्र को फिर से वहां पर आते हुए देखा। लेकिन इस बार जब वो बाहर आए तो वो एक आर्मी ऑफिसर की वर्दी में थे। लेकिन जो खौफनाक था वो था उनके दोनों हाथों में मौजूद दो हथियार। दीपेंद्र ने अपने एक हाथ में जर्मन सब मशीन गन और दूसरे एक हाथ में राइफल ले रखी थी। तब तक नेपाल नरेश भी वीरेंद्र वीर विक्रम शाह भी वहां पर आ गए थे। उन्होंने अपने पिता की ओर देखा तो अब अपने जो वो उस क्षण उन्होंने अपने दाहिने हाथ से सब मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। अब तड़तड़ा करके जो है गोलियों की आवाज हुई और गोलियों की बौछार बैरल से के सामने से निकली। और नेपाल नरेश बिलियर्ड्स की मेज के बगल में बिना हिले डुले वो खड़े हुए थे। तो फिर भी उन्होंने दीपेंद्र की तरफ वहां से वो बढ़े तभी प्रिंस दीपेंद्र ने महाराजा वीर विक्रम शाह पर 3 गोलियां दाग दी। वो धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़े। अब कुछ ही सेकंड्स में राजकुमार दीपेंद्र गार्डन की तरफ बढ़े। तब पार्टी में मौजूद मौजूद जो लोग थे उन्हें भी पता चला कि नेपाल के राजा को उनके बेटे ने गोली मार दी है। तो मौके पर मौजूद महाराजा के तीसरे भाई जिनका नाम था धीरेन्द्र उनके दामाद डॉक्टर राजीव शाही ने उन्हें अपना कोट उनके गर्दन पर लगा दिया जिससे कि उनका खून जो बह रहा था वो थोड़ा रुक सके। अब कुछ ही देर में दीपेंद्र फिर वापसी आ गया गार्डन की तरफ से। इस समय धीरेन्द्र ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो दीपेंद्र ने उन्हें पॉइंट ब्लैंक ब्लैंक रेंज से उड़ा दिया। अब इसके बाद दीपेंद्र के सिर पर खून सवार हो चुका था। जो भी उसके सामने आ रहा था वो उसे मारे जा रहा था। दीपेंद्र ने एक बार फिर अपने पिताजी के ऊपर फायरिंग की और इस बार गोली उनके सिर के आर पार हो गई। अब यहाँ से दीपेंद्र एक बार फिर गार्डन की ओर गया। अब महारानी जो ऐश्वर्या उनके पीछे दौड़ी। प्रिंस निराजन भी माँ के साथ दौड़े। इस दौरान निराजन अपने माँ और भाई के बीच में आ गई। यहाँ दीपेंद्र ने उसे भी गोली मार दी। अब महारानी ऐश्वर्या भी उनकी बंदूक का शिकार हुई। 3 से 4 मिनट में ही नारायणी पैलेस में काल का वो तांडव हुआ कि कुछ देर बाद आखिरी गोली जब सुनाई दी तो ये गोली दीपेंद्र ने खुद को मारी थी। लगभग 9:15 बजे रात को काठमांडू के एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में जब एक के बाद एक राज परिवार के सदस्यों की बॉडी पहुंचने लगी तो मानो अस्पताल का पूरा स्टाफ सन्न रह गया कि आखिर ये क्या हुआ और कैसे हुआ। अस्पताल में महाराजा वीरेंद्र सिंह, महारानी ऐश्वर्या, प्रिंस निराजन, राजकुमारी सरस्वती इनको वहीं पे मृत घोषित कर दिया गया। अब इसके अलावा राज परिवार के 5 और सदस्य मारे गए थे। दीपेंद्र खैर तब तक बेहोशी में थे लेकिन उनकी बेहोशी कभी नहीं टूटी। उन्हें भी 4 जून को मृत घोषित कर दिया गया था। इससे पहले बेहोशी की हालत में ही 1 जून को ये जो है ये कांड हुआ था, हत्याकांड राज पैलेस में। और जब महाराजा जब नहीं रहे तो अगले ही दिन 2 जून को ही जो प्रिंस दीपेंद्र को ही जिन पे आरोप था कि उन्होंने अपने पिताजी और पूरे परिवार को जो है गोली मारी थी
तो उन्हीं को जो है 2 जून को नेपाल का नया राजा बनाया गया। लेकिन 4 जून को जब मौत हुई तो फिर महाराजा के जो वीरेंद्र जो छोटे भाई थे वीरेंद्र जी के, तो ज्ञानवेंद्र सिंह विक्रम शाह, उन्हें नेपाल का नया राजा नियुक्त किया गया। इस तरह 1 जून से लेकर के 4 जून तक नेपाल में 3 राजा हुए। अब राज परिवार का कत्लेआम नेपाल के लिए त्रासदी बनकर आया। इसके पीछे कई थ्योरीज भी हैं, साजिश की कई सारी कहानियां भी हैं, लेकिन नेपाल की जो 95% जो जनता है वो इस पर विश्वास नहीं करती। वो जो है गुरु भैरव जो भैरवनाथ जो सॉरी जो गुरु गोरखनाथ जी के श्राप पर तो विश्वास करती हैं। लेकिन जो मैंने अभी आपको कहानी सुनाई कि जो राजकुमार ने जो है अपने पूरे राज परिवार का जो खात्मा किया, तो जो प्रिंस दीपेंद्र जी ने, तो इस वाली बात पर वो विश्वास नहीं करती। खैर उस इसके पीछे कई सारे कारण भी हैं। जब ये पार्टी चल रही थी तो राज परिवार के जो ऐसे उनकी खुद की सेना भी थी, अंगरक्षक भी होते थे, और वो जो सारे अंगरक्षक थे वो मात्र उस पार्टी वाली जगह से सिर्फ 200 गज की दूरी पर आसपास में थे। लेकिन ये सारा कुछ घटनाक्रम होता रहा, लेकिन उन अंगरक्षकों में से कोई भी बीच में नहीं आया। तो आखिरकार वो सारे के सारे सैनिक उस वक्त कहाँ पे थे? कोई भी सैनिक बीच में नहीं आया। फिर बाद में उनमें से एक जो सैनिक अधिकारी थे, जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने कुछ बोला भी था। उन्होंने बताया था कि जो दीपेंद्र जो प्रिंस जो दीपेंद्र शाह थे वो तो इस घटना के 2 घंटे पहले उन्हें तो किसी ने गोली मार दी थी, और खुद उन्होंने उसे अपनी आंखों से तालाब के पास पड़ा हुआ देखा था, उन्हें गोली लगी हुई थी। और जो ये घटना हुई वो उसके 2 घंटे बाद में हुई। तो कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जिसने ये सब किया वो राजकुमार के मुखौटे में था, यानी कि उसने मास्क लगाया हुआ था राजकुमार का। तो इस पे कई सारी थ्योरीज भी हैं, लेकिन जिन्होंने भी ये बोला तो अगले ही दिन उस ऑफिसर को भी नेपाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और उसके बाद में जो है दुनिया है वो सिर्फ यही थ्योरी बताती है कि जो प्रिंस थे उन्होंने ही अपने पूरे जो है परिवार का खात्मा कर दिया था। लेकिन खैर सच्चाई यही है कि नेपाल की 95% जनसंख्या भी आज तक इस पर विश्वास नहीं करती है। खैर ज्ञानवेंद्र वीर विक्रम शाह को नेपाल की राजनीतिक पार्टियों और माओवादी आंदोलन के सामने झुकना पड़ा, और 28 मई 2008 को नेपाल में संविधान संशोधन के तहत राजशाही प्रथा का अंत कर दिया गया। और 11 जून 2008 को महाराजा ज्ञानेंद्र ने नारायण 3 महल खाली कर दिया, और इस तरह से महाराजा पृथ्वी नारायण शाह की 11वीं पीढ़ी को नेपाल से विदाई लेनी पड़ी। अब क्या ये संत की भविष्यवाणी के सत्य होने का समय था, या फिर कुछ और, या फिर कोई बड़ी साजिश का शिकार हुआ नेपाल का राजशाही परिवार? इस पर जो है ये जो है हमेशा एक कॉन्स्पेरेंसी बनी रहेगी, हमेशा एक ये रहस्य बना रहेगा। जैसे कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी मौत एक रहस्य ही बन करके रह गई। कुछ इसी तरीके से इस राजशाही परिवार के साथ भी हुआ, जो है इसका एक रहस्य ही बन करके रह गया, और इस तरीके से इसका ये अंत हुआ। बड़ा ही दर्दनाक था। तो ये तो थी नेपाल के राजशाही परिवार की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो प्लीज अपनी राय इस पर जरूर दें, और लाइक कमेंट्स करें। प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। कल फिर से मिलते हैं एक और किसी सच्ची क्राइम की स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें, मिलजुल करके रहें। जय हिंद, जय भारत।